नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। अक्सर मैं कहता हूं कि जितने सेफोलॉजिस्ट हैं, जितने राजनीतिक विश्लेषण करता हैं, जितने सैटेलाइट चैनल हैं और जितने अखबार वाले हैं और जितने लोग अपने घरों के एसी चेंबर में बैठ करके और राजनीति का अनुमान लगाते हैं, खुद को बड़े बड़े राजनीतिक पंडित कहते हैं, वो सब लोग आम जनता के विचारों से बिल्कुल दूर हैं। आम जनता जो चाहती है वो राजनीतिक दल नहीं समझ पाते हैं। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित समझने वाले राजनीतिक पंडितों की पंडितगिरी, उनकी विद्वता, उनके अंदाज, उनका राजनीतिक विश्लेषण, सैटेलाइट चैनल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एग्जिट पोल और अखबारों का भी एग्जिट पोल और अखबारों के कयास सारे ध्वस्त हो गए और काम आया तो सिर्फ डिजिटल मीडिया के पत्रकारों का, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग उनकी थी, जो ग्राउंड जीरो पर जा करके वो लोग दिखाते थे, जो घरों से बाहर निकल करके धूप फाँकते थे, उन लोगों का अंदाज 100% सही हुआ। जब डिजिटल मीडिया के पत्रकार जाकर जगह जगह दिखा रहे थे कि महागठबंधन और इंडिया अलायंस की भी इस बार कम चर्चा नहीं है और इस बार उनका भी वोट ज्यादा है, तो कुछ लोगों को लगता था कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा रही है वही सही है। मैं अक्सर कहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबार पर बिका हुआ होने का आरोप अक्सर विभिन्न दलों के नेताओं के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन डिजिटल मीडिया को भले ही ये लोग यूट्यूबर कह दें, फेसबुकिया कह दें, लेकिन बिके हुए होने का कोई आरोप नहीं लगाता है। फिलहाल चुनाव का नतीजा आ चुका है, तो जनता ने किस आधार पर वोट दिया है इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहला आधार मोदी और मंदिर। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता था कि मोदी मंदिर के नाम पर वोट मिल जाएगा, तो मोदी के नाम पे भी जनता ने वोट नहीं किया। अगर मोदी के नाम पे जनता ने वोट किया होता तो लगभग 3 घंटे तक काशी की जनता ने, वाराणसी की जनता ने अजय राय को आगे रखा और नरेंद्र मोदी को पीछे रखा है। यानी एक मामूली सांसद जिनके बारे में कहा जाता था कि वो बार बार मोदी के नाम पर जीत रहे हैं, उतने ही वोटों से मोदी इस बार खुद चुनाव जीते हैं। स्मृति ईरानी चुनाव हार गई हैं और राहुल गांधी दोनों जगहों से चुनाव जीत गए हैं, दो जगहों से। अब राहुल गांधी को पप्पू कहने वाले, राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहने वाले ये जो भाजपा के लोग हैं, उनके अहंकार को भी जनता ने ध्वस्त किया है। तो मोदी के नाम पे नहीं वोट पड़ा तो क्या मंदिर के नाम पे वोट पड़ा है? क्या मंदिर और राम मंदिर का निर्माण होना ही इस बार महागठबंधन को जीत के बहुमत से थोड़ा दूर रखा है, या जो इंडिया अलायंस है उसको बहुमत के करीब रखा है? तो जी नहीं। अगर ये मंदिर की भी जीत होती तो मंदिर जहां बना अयोध्या, यानी फैजाबाद प्रमंडल का अयोध्या जो जगह है, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। और जिस राज्य में यानी यूपी में मंदिर बना, उस उत्तर प्रदेश में भी ज्यादातर सीटें बीजेपी हार चुकी है। यूपी में बीजेपी की बुरी तरह से हार हुई है। तो मोदी और मंदिर के नाम पे वोट नहीं पड़ा है। क्या योगी के नाम पे वोट पड़ा है? योगी के नाम पे भी वोट नहीं पड़ा है। नहीं वोट पड़ा है बुलडोजर नीति के नाम पर, बल्कि उत्तर प्रदेश की भी ज्यादातर सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी जीत गई हैं। अब जब मोदी के नाम पे वोट नहीं पड़ा, योगी के नाम पे वोट नहीं पड़ा, मंदिर के नाम पे वोट नहीं पड़ा, तो क्या सिनेमाई स्टार्स का के नाम पर कुछ वोट पड़ा? तो जी नहीं। पवन सिंह चुनाव हार गए और पवन सिंह का चुनाव हारना ये तय कर दिया, जिस तरह से उन्होंने वोट काटा है यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो चुनाव हार गए और तीसरे व्यक्ति जो हैं वो चुनाव जीत गए हैं। सीपीआईएमएल के वहां पे जो सांसद प्रत्याशी थे वो चुनाव जीत गए हैं। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने काम के ऊपर वोट दिया है? तो जी नहीं, इस बार काम पर भी वोट नहीं मिला है, क्योंकि सबसे ज्यादा काम करने वाले सांसदों में से एक आर.के. सिंह चुनाव भोजपुर से हार चुके हैं। पप्पू यादव का जीतना इस बात को बता रहा है कि अगर आप निर्दलीय भी रह करके जनता की बार बार सेवा करते हैं, जनता के लिए जो है वो हर दुख सुख में खड़े रहते हैं, तो जनता आपको मौका देगी। भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से कम सीटें आना, भारतीय जनता पार्टी का अपने दम पर, मोदी के दम पर बहुमत के आंकड़े से दूर रहना, यह बात बता रहा है कि जीवन में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कभी भी आप दूसरे को बुरा मत समझिए। अगर आप बहुत तेज हो गए, आप बहुत दबंग हो गए, आप बहुत धनवान हो गए, सत्तावान हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को पप्पू कह दीजिएगा और किसी को मूर्खों का सरदार कह दीजिएगा। वैसे पप्पू, पप्पा, गप्पा, सप्पा, गप्पू जैसे शब्दों का प्रयोग राजनीति में सदैव वर्जित रहना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं किया। और यही कारण है कि बीजेपी को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। कांग्रेस पार्टी अगर अपनी नीति में थोड़ा सा अपीजमेंट पॉलिसी में अगर संशोधन कर लेती, अगर उनके नेताओं ने लगातार सनातन विरोधी बयान नहीं दिया होता, अगर सनातन और राष्ट्रवाद के ये लोग विरोधी
मानसिकता इनके जो नेताओं की थी वो नहीं दरसती, नहीं आती लोगों के सामने, तो शायद कांग्रेस पार्टी अपने दम पर बहुमत पा लेती या कम से कम इंडिया अलायंस को बहुमत मिल जाता। हालांकि अब रिजल्ट के बाद एक सप्ताह तक तोड़जोड़ का खेल जारी होगा, हॉर्स ट्रेडिंग होगा और देखना यह होगा कि एनडीए अब भी सरकार बना पाती है या नहीं। पवन सिंह ने जो चुनाव लड़ा और पवन सिंह ने जो गलती की, अगर यही गलती मनीष कश्यप भी कर दिए होते तो मनीष कश्यप स्वयं हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबे वाली नीति पर चलते, यानी वो खुद हार जाते और संजय जायसवाल भी चुनाव हार जाते। लेकिन मनीष कश्यप ने ऐन मौके पर अपने बौद्धिक विचारों को सामने लाया, इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ थॉट्स को सामने लाया और एक बुद्धिजीवी की तरह चीजों का आकलन करके वो जाकर के बीजेपी ज्वाइन कर ली। कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी की जो फाइट हो रही थी नॉर्थ ईस्ट में, जिस पर पूरे मीडिया की नजर थी, उसमें कन्हैया कुमार का हार जाना, मनोज तिवारी का फिर से जीत जाना, लेकिन मार्जिन अब वो नहीं रहना जो पिछली बार मनोज तिवारी के साथ थी। ये इस बात को की ओर इशारा करती है कि कन्हैया कुमार को लोग पसंद करते थे। कन्हैया कुमार सांसद बन सकते थे अगर नॉर्थ ईस्ट छोड़ करके दूसरी जगह उनको टिकट मिलता। भोजपुरी और बिहारी समाज का गौरव बढ़ाने वाले अपने गीतों के माध्यम से, अपने फिल्मों के माध्यम से, अपने कृत्यों के माध्यम से और अपने राजनीतिक कीर्तियों के माध्यम से बिहारियों का, भोजपुरी भाषियों का सीना गर्व से उठाने वाले मनोज तिवारी एक तरफ थे और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार थे। फिर भी मनोज तिवारी हो सकता था हार जाते, लेकिन कन्हैया कुमार, चूंकि नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर बिहारी लोग हैं और बिहारी वोटर्स में भूमिहार वोटर्स बड़ी संख्या में नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, कन्हैया कुमार को वो सभी लोग वोट देते हैं। लेकिन ऐन मौके पर मनीष कश्यप की एंट्री होती है, मनीष कश्यप की तरफ भूमिहार वोट जो है वो आकर्षित होते हैं। बिहार से जो मनोज तिवारी की एक कट्टर युवा छवि जो नहीं बन पाई थी, यानी मनोज तिवारी को मृदुल कहा जाता है, मनोज तिवारी मृदुल उनका पूरा नाम भी कैसेट के जमाने में हुआ करता था, तो मनोज तिवारी मृदुल स्वभाव के हैं, तो जो एक छवि हो सकती थी एक मजबूत नेता वाली, वो मनोज तिवारी की नहीं बन रही थी, वो कन्हैया कुमार की बन रही थी। मनीष कश्यप के जाने से वो एक मजबूत छवि जो है उनके साथ जुड़ गई और मनोज तिवारी भी चुनाव जीत गए। एक और बात जो राजनीतिक पंडित कह रहे थे, एसी में बैठ करके राजनीतिक पंडिताई करने वाले सैटेलाइट चैनल और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर बैठ करके अरबपति मालिकों के करोड़पति जो उनके नौकर चाकर जिनको पत्रकार भी कुछ लोग कहते हैं, वो सभी पत्रकार और करोड़पति मालिकों के, अरबपति मालिकों के करोड़ों के अखबार में लिखने वाले जितने भी शेफोलॉजिस्ट थे या जितने भी राजनीतिक विश्लेषणकर्ता थे, उन सबों की अगर बात देखी जाए तो उन सबों की बुद्धि इसलिए फेल हो गई, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल सब इसलिए फेल हो गया क्योंकि ये लोग कहते थे कि मनोज तिवारी सरीखे जो नेता हैं उनको वोट इसलिए मिलता है क्योंकि ये लोग स्टार हैं। अगर स्टारडम पे वोट मिलता तो पवन सिंह आज सांसद होते। राजनीतिक विश्लेषणकर्ताओं के फेल होने का एक और सबसे बड़ा कारण यह था कि ये लोग अब तक यही समझते हैं कि जनता जात पात पर वोट देती होगी, जनता जातीय समीकरण पर ध्यान देती होगी, लेकिन जातीय समीकरण पूरे का पूरा ध्वस्त हो गया था क्योंकि पूर्वी चंपारण में बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड की राजनीति की गई और यहां भी राधा मोहन सिंह की जीत ये बता रही है कि इस बार जात पात भी काम नहीं किया, इस बार हिंदू मुस्लिम भी काम नहीं किया, इस बार मोदी फैक्टर, योगी फैक्टर, मंदिर फैक्टर भी काम नहीं किया। धारा 370 जैसा अच्छा काम भी जो देश के लिए हुआ था वो सिर्फ बुद्धिजीवियों में बन करके रह गया। और एक बात ये जो राजनीतिक विश्लेषण करता है, जो अपने को बहुत बड़ा बड़ा समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा राजनीतिक विश्लेषण करता हूं, उन सब मूर्खों को, जी हां मूर्खों और जड़ बुद्धियों को मैं ये बात समझा देना चाहता हूं कि तुम्हारे सारे आकलन सिर्फ इसलिए फेल हो गए हैं क्योंकि तुम लोग हवा हवाई आकलन करते हो और जिसको तुम लोग यूट्यूबर कह के खारिज करते हो वही डिजिटल मीडिया के पत्रकारों ने जाकर के ग्राउंड पर जो दिखाया वही आज साबित हुआ है। इसलिए मैं फिर से कहता हूं कि डिजिटल मीडिया ही पत्रकारिता की साख को बचाया है। कुछ बच्चों के भाषाई अक्षमता, टेक्निकल कमी, सुविधा की कमी, चेहरा मोहरा की कमी, पैसा की कमी और गरीबी के कारण जो ये अमीर और धनपशु के औलाद लोग कहते हैं कि ये सब यूट्यूबर है, वो देख लें कि ये यूट्यूबर ही दुनिया को चला रहे हैं और दुनिया इन यूट्यूबरों को चला रही है। दुनिया वहीं जा रही है जहां ये यूट्यूबर्स ले जा रहे हैं और ये यूट्यूबर्स वहीं ले जा रहे हैं जहां दुनिया को जाना चाहिए। इसलिए कभी आज के बाद से आप लोग अखबार और सैटेलाइट चैनल के में बैठे हुए एंकर्स को या राइटर्स को पत्रकार मत समझिएगा। डिजिटल मीडिया के यूट्यूबर्स को, फेसबुकिया को, इंस्टाग्रामर को, ट्विटरर को या जो भी कहें उन्हीं को डिजिटल जर्नलिस्ट समझिएगा और रियल जर्नलिस्ट वही हैं। जय हिंद, जय बिहार।